नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वहां हमने वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। वेन डायग्राम पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी होल्ड किए हैं। वेन डायग्राम एक अलजेब्रा का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन को ईजीली तरीके से सॉल्व कर सकता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक में आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको डेटा एक साथ समझ आ जाए और पूरा अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अलजेब्रा हम पूरा कंप्लीट आपको एडवांस तक लेके चलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और 16 ने इतिहास लिया है किंतु भूगोल नहीं, और 26 ने इतिहास लिया है और कितने विद्यार्थियों ने भूगोल लिया है और किंतु इतिहास नहीं। क्वेश्चन धीरे धीरे के वन बाई वन कर लाइन करके पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। ये बात समझ आ गई कि 40 विद्यार्थी हैं तो 16 ने उनमें से क्या है, इतिहास लिया है और किंतु भूगोल नहीं लिया है, और 26 ने इतिहास लिया है। यानी कि दोनों बार इतिहास लेने वाले स्टूडेंट की बात की गई है और भूगोल लेने वाले स्टूडेंट्स आपसे पूछे गए हैं जिन्होंने इतिहास नहीं लिया। तो दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक आपका भूगोल का है और दूसरा इतिहास का है। इतिहास को हिस्ट्री बोला जाता है और ये जियोग्राफी। ये जो दोनों सर्किल का ये वाला इंटरसेक्टिंग जो पार्ट होता है, ये वाला, इसमें वो स्टूडेंट्स होते हैं या वह व्यक्ति होते हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वाला जो एरिया होता है, जिसमें मैं ये इटैलिक करके समझा रहा हूँ, इस वाले एरिया में वो पर्सन होते हैं जिसने ओनली वन सब्जेक्ट लिया होता है, जिसने ओनली वन सब्जेक्ट लिया होता है। ये बात समझ आ गई। ऐसे ही इधर वाले जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसमें भी वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने केवल एक विषय में पार्टिसिपेट किया होता है, एक गेम में पार्टिसिपेट किया होता है। और जो यह वाला एरिया होता है, ये वाला, इस वाले एरिया में वो पर्सन होते हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे कहा गया है कि 40 टोटल हैं, जिसमें से 16 ने इतिहास लिया है। 16 व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल इतिहास लिया है, इन्होंने भूगोल नहीं लिया है, तो इधर लिख दिए, क्योंकि आपको बताया गया ये वाला एरिया जो है इसमें वही पर्सन लिखे जाते हैं जो केवल एक सब्जेक्ट को चुनते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है 26 ने, टोटल व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 26 ने इतिहास लिया है, तो 26 ने इन 16 को काउंट करके इन 16 को शामिल कर लिया जाएगा और इनको लगा कि 26 होंगे। तो 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है। अब ये यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिया है, जिसमें से 10 ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों लिए हैं। तो 10 और टोटल आपके ये हो गया 26, और जिसमें से 40 ऑल ओवर आपके 40 हैं। 40 में से 26 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 14। तो 14 ये है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या लिया है, केवल भूगोल यानी कि जियोग्राफी लिया है। और यही आपसे पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने भूगोल लिया है किंतु इतिहास नहीं लिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 14। 14 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इतिहास लिया है, जिन्होंने भूगोल लिया है, इतिहास नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बहुत आसानी से वेन डायग्राम से सॉल्व हो गया और बहुत ही आसान तरीका है वेन डायग्राम का, जिससे सेट थ्योरी को आसान बनाने के लिए वेन डायग्राम यूजी इसलिए किया गया है। वेन डायग्राम की डेफिनेशन है कि ये ज्योमेट्री की वही आकृतियों के माध्यम से अलजेब्रा की सेट थ्योरी को आसानी से समझने के लिए यूज किया गया था। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिन्हें या तो गणित लेना है
या कला या दोनों, यदि 35 विद्यार्थियों ने गणित लिया और 10 ने गणित एवं कला दोनों ले लिए, तो कितने विद्यार्थियों ने गणित एवं कला दोनों लिया है? आपसे कहा क्वेश्चन है कि 10 ने गणित एवं कला दोनों लिए हैं, तो कितने विद्यार्थियों ने गणित एवं कला दोनों ले लिए हैं? क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया है, आइए दोबारा ठीक कर लेते हैं इसे। तो कितने विद्यार्थियों ने कला लिया है? क्वेश्चन केवल ये है कितने विद्यार्थियों ने कला लिया है, बस क्वेश्चन ठीक हो गया है। अब करते हैं इसे सॉल्व कि 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक तो आपका मैथ का है और दूसरा कला का है। बात की जा रही है कि 10 विद्यार्थी, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं इंटरसेक्टिंग पार्ट से। टोटल 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट किया है, मैथ में भी पार्टिसिपेट किया है और आर्ट में भी, और 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गणित लिया है। तो ये 10 को लगा के मैथ में लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? 35। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओनली मैथ में पार्टिसिपेट किया है, 10 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट किया है। तो ये 10 इधर भी काउंट होंगे और ये 10 आर्ट के वाले स्टूडेंट में भी काउंट होंगे। ये बात बहुत ही गहनता से समझने की है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या है कि आर्ट वाले स्टूडेंट्स की संख्या बता दीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स की संख्या बताइएगा। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। टोटल आपके 35 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने मैथ लिया है, और जिसमें से 10 ने दोनों लिए हैं, और टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 में से 35 माइनस करोगे, 10 माइनस 5 बच जाएगा, और यहाँ 4 माइनस 3 1। तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल आर्ट लिया है लेकिन गणित नहीं लिया है। तो ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन होल्ड किए। अब किसी नए टॉपिक पे चलते हैं, सेट थ्योरी के एक नए टॉपिक की बात करेंगे। तो ये आप यदि बेसिक सेट थ्योरी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। वेन डायग्राम एक ऐसी विधि है, या वेन आरेख बोलते हैं इसे हिंदी में, जिसके माध्यम से आप सेट के क्वेश्चनों को बहुत इजीली तरीके से लगा सकते। अब पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। इसे ऑर्डर्ड पेयर, इसे हिंदी में क्रमित युग्म कहा जाता है। इसे हिंदी में क्रमित युग्म कहा जाता है। यदि कोई 2 एलिमेंट हैं a, b, तो इन्हें 2 तरीके से लिख सकते हैं अलजेब्रा में। या तो a, b लिख सकते हैं या b, a। ध्यान से सुनिएगा, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। आपने जब 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप क्या करते हैं, किसी भी बिंदु को कोई भी पॉइंट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जहां 2 लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इस कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। जैसे ये एक्स एक्सिस कहलाती है, वो लाइनें क्या कहलाती है? एक एक्स, एक बाई एक्सिस कहलाती। तो एक पॉइंट आता है जिसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए, जिसकी पोजीशन को, यदि ये एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया हो और बाई एक्सिस पे बाई डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, बाई। आप समझ पा रहे हैं? इसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अब इसमें ये यहाँ से क्या है, यानी कि इसको a, b को भी कार्टेशियन प्लेन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि एक एक्स एक्सिस, इसे बाई एक्सिस, और आप इसे a, b को रिप्रेजेंट करें। पहले इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो ये a डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, ये x कोऑर्डिनेट है और ये बाई कोऑर्डिनेट है। तो इसे एक्स एक्सिस पे a डिस्टेंस और बाई एक्सिस पे b डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये जिस पॉइंट की जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर a, b रिप्रेजेंट हो जाएगा। ध्यान से समझना। फिर आपसे कह रहा है आप b, a को रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो b, a, अब एक्स एक्सिस पे b डिस्टेंस ट्रेवल किया
और एक्स बाई एक्सेस पे ए। अब इसको जो इंटरसेक्टिंग करेंगे तो ये ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आसानी से समझ आएगा। ए कॉमा बी, ग्राफ पेपर भी ऐसे ही बनाते हैं। ये हो जाएगा बी कॉमा ए। तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन्हें। आगे बढ़ते हैं। कृमित युग्म में समझ आया है। ये बिंदुओं को दो तरीके से लिखा जाता है, यानी कृमित युग्म कहा जाता है या ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होते, इसे इंग्लिश में इसे आपको क्या कहता, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे सेकंड कोऑर्डिनेट कहा जाता है। हिंदी में इसे फर्स्ट को प्रथम निर्देशांक और इसे द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कि यदि दो निर्देशांक आपको दिए हैं, एक ए कॉमा बी, दो ऑर्डर्ड पेयर दिए और सी कॉमा डी, कहा जा रहा है ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। यदि बी और डी, ध्यान से समझना, यदि ए और सी आपस में बराबर नहीं है और बी और डी आपस में बराबर नहीं है तो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कृमित युग्म आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी कि दोनों रिवर्सली वाइस वर्सा है ये दोनों स्टेटमेंट। यदि दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हैं तो इनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। और यदि ये बराबर नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर नहीं होंगे। आगे अब इस बात को गहराई से समझते हैं, डीपली बात करेंगे। इस पे कुछ बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी इंटर लेवल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y in the following questions, ऐसे x, y और इक्वल टू है 3, 4, तब आपसे कहा जाए x और y की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो आप आसानी से आपको अभी बताया कि यदि c, d और a, b आपस में इक्वल हैं तो ये इम्प्लाइज करते हैं, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, इसे बोलते इम्प्लाइज दैट, यानी कि इंडिकेट करना कि a और c आपस में क्या है, बराबर हैं। ऐसे ही b और d आपस में बराबर हैं तो ये कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हैं। तो ऐसे ही x फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, x और 3 के बराबर हो जाएगा, y 4 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए, आपको दिया जाए कि x - 3, y + 4 इज इक्वल टू दिया जाए 7, 3। अब आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन आप क्या करेंगे। बोले आपने कहा कि सिंस ये आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो ये इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड y + 4 3 के बराबर होगा। तब आप इसे सॉल्व कर लोगे x के लिए सॉल्व करोगे तो ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगा
ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10। और यहाँ बाई, ये जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ये प्लस वाला माइनस में जाता है, तो 3 माइनस 4, बाई की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो है x की वैल्यू 10 -1। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, ज्योमेट्रिकली समझा जाए, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। आइए आपको, ऐसे आपने क्या लिया है, ग्राफ पेपर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ग्राफ पेपर एक उठाइए और इस पर ये 7 अपने आप बने होते हैं। इसे एक्स एक्सिस मानिए, एक बाई एक्सिस मानिए। अब क्या करना है, एक्स एक्सिस पे tan डिस्टेंस, अब ये पॉजिटिव साइन है तो याद रखना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव बाई एक्सिस होती है। यानी कि यहाँ जो नंबर होता है वो 0 होता है। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहाँ एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। जब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे होंगे तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है और इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसे थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। इसे फोर्थ, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ, का मतलब होता है 4, और अंश का मतलब भाग, यानी कि चौथाई भाग। आप समझ आ रहे हैं, किसी टुकड़े किसी वस्तु के 4 भाग कर दो तो उनमें से एक भाग क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें से हमें करना क्या है, कि हमें इतना सारा, मैंने ये डेटा आपको समझाया, ये सब नहीं करना है आपको। ये 10 प्लस आपको क्या जाना है, ऐसे बराबर डिस्टेंस पर क्या हो, ग्राफ पेपर में नंबर्स डिस्टेंस से यूनिट लगी होती हैं, तो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ 10 काउंट कर लेंगे। ऐसे ही बाई एक्सिस पे -1, तो माइनस के नंबर इधर होंगे, तो ये आपका 0 है, 0 से -1 ही आ गया, तो ये -1 से इधर को लाइन ड्रा करेंगे और इधर को, जहाँ जाके ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये कहलाता है 10, -1। कभी कभी बच्चों को रटने पड़ते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, तो दिमाग लगा के रटो मत। केवल ये फर्स्ट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर बाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर बाद में बाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो आप इसे पहले एक्स का साइन लिख दी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस है, इसमें फर्स्ट में बस प्लस प्लस का साइन होता है। ये आपका माइनस की एक्स एक्सिस है तो माइनस साइन आ जाएगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस है पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये माइनस का साइन है, ये माइनस की बाई एक्सिस है, इसमें आपका एक्स पॉजिटिव है, बाई माइनस की है, तो ये देखो कोऑर्डिनेट साइन से बता सकते हो। जब पहला एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू प्लस में 10 है और बाई का जो कोऑर्डिनेट है उसकी माइनस में 1 है, तो आप प्लस और माइनस के साइन से पता लगा सकते हो ये कौन से क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे आपकी बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की, और डीपली बात करेंगे। अभी कई सारी प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन की, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्स और बाई में वैल्यू आपको फाइंड कैसे करनी है। यदि क्वेश्चन है आपका x -1 कॉमा बाई +2 इज इक्वल टू है
3,4। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देन सिंपल आपको पता है जब ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में जब बराबर हैं तो इनका मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ये बात समझ आ गई। तो अब इसे टर्म ट्रांसफॉर्मेशन से आप कर लेंगे। माइनस का टर्म जब राइट हैंड में जाएगा प्लस का टर्म हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू की बात की जाए 0 तो y इज इक्वल टू ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर है आपका 4, माइनस का 2। अब आप यहाँ से देख के बता सकते हैं ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता चलना चाहिए ये प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा। ये बात समझ आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपसे के लिए बताते हैं। ऐसे ही आपके x -8 और x बाई कॉमा x -8 कॉमा 0 और इज इक्वल टू में लिखा है आपका 0 बाई। अब आपसे कहा जाए x और बाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो डरिए मत आपको कि इसमें 0 आ गया, तो x -8 बराबर 0 हो जाएगा और 0 बराबर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, यानी कि बाई की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, -8। बहुत आसानी से हो जाएंगे, ऐसे फाइंड कर लोगे वैल्यू ऑफ x एंड फाई की। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में इतनी ही बात काफ़ी डीपली है कि कैसे समझ आ गया ऑर्डर्ड पेयर कैसे वैल्यू फाइंड कर सकता है, आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे। ये केवल इंटर 12th लेवल में आपसे बात की जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन फाइंड आउट कराए जाते हैं। फिर बात आगे करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, इसे हिंदी में समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में कार्तीय गुणनफल के नाम से जाना जाता है। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो सेट हैं आपके पास, दो सेट हैं जिसमें पहले सेट है आपका A जिसके एलिमेंट हैं 3, 2 और एक सेट है B। आइए इसको समझ लीजिए ध्यान से, इसके B है और B के सेट हैं आपके A, B। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, A क्रॉस B, इस तरीके से रीड करते हैं इसे। और इसको क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जैसे A, B लिखा होता था, ये सेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द सेट्स। तो आप क्या बात करेंगे, ये 3 एलिमेंट ले लेंगे और 3 एलिमेंट की A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3, A लिखेंगे, इसे 3, B लिखेंगे और फिर 2, A और 2, B, यानी कि एक एक एलिमेंट करके आगे नेक्स्ट B वाले सेट के एलिमेंट से पहले A की 3 की B से करी, फिर 3 की B से करी, 2 की फिर पहले A से की, फिर उसके बाद B से की। इस तरीके से अभी क्या बन गया, एक सेट बन गया ऑर्डर्ड पेयर का सेट, और ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, तो आपको अभी ज्योमेट्रिकली आपको बताया गया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्योमेट्री में जहाँ एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ उस प्लेन को, जिस प्लेन में ये इंटरसेक्टिंग करते हैं, वो प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और ये जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए इसको
कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन पर आपको ये प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 3, 2, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 4, 5। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी। पहले 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, और 5 से करेंगे तो 3, 5। फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा इसका 2, 4, और फिर हो जाएगा आपका 2, 5। ये इतने आपके आ गए। तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। एक प्लेन ले लिया, अब इस पर 1, 2, 3, 4, 5 ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। आपसे कह रहा है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपसे कह रहा है कि 3 पे जाइए। ये कह रहा है 3, 4। 3, 4 कहाँ मिलेगा? 1, 2, 3, 4। अब इसका है 1, 2, 3, 4। तो 3, 4 यानी एक्स एक्सिस पे 3 और इस पे 4। तो आपका 3 के यहाँ से जाएंगे और इस पे 4, तो ये वाला जो डॉट है वो 3, 4 है। ये 3, 4। 3, 5, तो 3, 5 और 5 बाई पे है तो ये 5 है, तो 5 यहाँ आ गया। ये 3, 5 है। अब आपके ऐसे ही आपसे कहा जाए 2, 4, तो 2 और 4, तो ये आ गए। यहाँ से 2 पे जाएंगे और इधर से 4 के सामने आएंगे तो ये आ जाएगा 2, 4। ऐसे ही 2, 5, तो ये 2 और ये 5, तो ये आ गया 2, 5। तो ये जो बॉक्स है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ज्योमेट्रिकली आपको बताया गया है, बहुत आसानी से समझिएगा कि ए क्रॉस बी के सभी जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये इतना डीपली आपको बताया जा रहा है, आप नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं ये भी हमने अभी आपको ओरली बताया है कि जिस प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस प्लेन में ये होती हैं बनी होती है प्लेन कार्टेशियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। कार्टेशियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। अब ये बात आपको क्लियरली समझ आ चुकी है। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर आसानी से समझ आ चुके हैं। वहाँ से आप बाई और एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो कैसे, और कि ज्योमेट्रिकली आपसे रिप्रेजेंट करने का, यानी कि ज्योमेट्रिकल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, इतना डीपली आपको बताया गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखेगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने टॉपिक्स के बारे में।